नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका में राहुल गांधी की रैली की, कर्नाटक में नए सीएम के नाम के ऐलान की, बात करेंगे कर्नाटक हार को लेकर मुश्किल में फंसे जेपी नड्डा की, खड़गे के वार से तिलमिलाई बीजेपी की, साथ ही जानेंगे जांच कमेटी को लेकर क्या आरोप लगाए पहलवानों ने, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ईवीएम को लेकर बरकरार विपक्ष के सवालों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए संसद भवन का काम इस महीने होगा पूरा। पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है नया संसद भवन। 30 मई को हो सकता है उद्घाटन। पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआईसी सर्वे की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल। कोर्ट 22 मई को करेगा सुनवाई। असम पुलिस का अल्टीमेटम 3 महीने में फिट हो या रिटायर। पुलिस कर्मियों का बीएमआई होगा रिकॉर्ड। मेडिकल कंडीशन वालों को मिलेगी छूट। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 413 अंक लुढ़ककर 61,932 पर हुआ बंद। निफ्टी 112 अंक गिरकर 18,286 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी की 22 जून को होने वाली अमेरिका की यात्रा से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महीने के आखिर में 10 दिन के लिए यूएस जाएंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी 30 या 31 मई को अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं और वो कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क जाएंगे। तो क्या है राहुल की इस अमेरिकी यात्रा का मकसद, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी 31 मई को 10 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के अनुसार राहुल 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5,000 प्रवासी भारतीयों के साथ रैली करेंगे। इसके अलावा वो पैनल चर्चा और भाषण के लिए वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिका के राजनेता और कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच पीएम मोदी भी 22 जून को अमेरिका की यात्रा पर रहने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही मीडिया को इसकी जानकारी दी थी कि अमेरिका में पीएम मोदी की मेजबानी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। पीएम मोदी के लिए व्हाइट हाउस में डिनर का भी आयोजन किया गया है। लेकिन उससे पहले अमेरिका में राहुल की रैली से बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। अभी हाल ही में लंदन दौरे पर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार और भारतीय लोकतंत्र को लेकर अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद वो खबरों में आ गए थे। मार्च 2023 में राहुल ने लंदन में कहा था, सभी को पता है और ये न्यूज भी है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और उस पर हमले किए जा रहे हैं। मैं विपक्ष का नेता हूं, हम उस जगह को नेविगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों के बाद सत्ता पर काबिज बीजेपी नेताओं ने उनसे माफी की मांग की थी। संसद के बजट सत्र के दौरान जहां बीजेपी राहुल गांधी से माफीनामे की मांग कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया था। जेपीसी गठन की मांग की थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। 11 अप्रैल को राहुल को मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ऐसे में देश से लेकर दुनिया भर में राहुल को लेकर काफी सहानुभूति है, तो वहीं मोदी सरकार की इसको लेकर काफी आलोचना हो रही है। राहुल की अमेरिका यात्रा से बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। हलचल तो आज दिन भर कांग्रेस खेमे में भी देखी गई। कर्नाटक के अगले सीएम सिद्धारमैया ही होंगे, उनके नाम पर सहमति बन गई है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, जिसके बाद सीएम के नाम का ऐलान देर रात हो सकता है। कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ी जीत मिली है। पार्टी की ओर से सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। विधायक दल के नेता का चुनाव होते ही सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। संकेत मिल रहे हैं कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 18 मई को हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के सभी दिग्गज नेताओं को न्योता दिया जाएगा। ये तय माना जा रहा है कि इस बीच दिल्ली में मंथन चल रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी गई है और खड़गे दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संग मंथन कर रहे हैं। सीएम पद के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया की दावेदारी को ही मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव इन दो नेताओं के बीच ही होना है और दोनों ही नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। सुबह राहुल गांधी ने भी खड़गे की आवाज
पर पहुंचकर कर्नाटक को लेकर चर्चा की और शाम को पार्टी के वरिष्ठ विधायकों के साथ एक बार फिर से खड़गे ने बड़ी बैठक की है, जिसमें कई फार्मूलों पर विचार किया गया। पार्टी की ओर से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाएगा, जिसे कुर्सी दी जाएगी उसे पूरे 5 साल तक मौका दिया जाएगा। नए सीएम के नाम को आज रात तक या फिर कल सुबह तक तय कर लिया जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा विधायक दल की बैठक के बाद ही की जाएगी। इस समय कांग्रेस के अधिकांश विधायक बेंगलुरु में ही रुके हुए हैं। ऐसे में नाम तय होते ही विधायक दल की बैठक बुला ली जाएगी और हाईकमान से भेजे गए नाम पर मोहर लगाने के साथ ही सरकार बनाने का दावा भी ठोक दिया जाएगा। कर्नाटक को लेकर सियासी तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है, तो वहीं कर्नाटक हार को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व अब तक इस हार के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं कर पाया है। ऐसे में पीएम मोदी ने इस हार पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है, जिससे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में करारी हार की रिपोर्ट पीएम मोदी को इसी हफ्ते सौंपेंगे। पार्टी ने इस हार को सामूहिक विफलता की श्रेणी के बाहर रखा है, यानी इसके लिए सभी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि हार की सभी वजहों और चूक के लिए जिम्मेदारी तय होगी। बीजेपी सूत्रों की माने तो चुनाव प्रबंधन में कई ऐसी कमियां बार बार सामने आई, जिसको लेकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व को जानकारी नहीं दी गई थी। येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने से लेकर सीएम बसवराज बोम्मई को फ्री हैंड नहीं दिए जाने, टिकट बंटवारे में दिक्कत और नेताओं के आपसी टकराव जैसे मुद्दों को ठीक करने की जिम्मेदारी जिस टीम पर थी, उसने इसमें चूक या पेश आ रही दिक्कत के बारे में शीर्ष नेतृत्व को नहीं बताया। खबरें यहां तक की हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पूछा गया कि जेडीएस के वोट में गिरावट का फायदा बीजेपी को क्यों नहीं मिला, लिंगायत वोट कैसे टूटा और तटीय कर्नाटक में बीजेपी पुराना प्रदर्शन क्यों नहीं दोहरा सकी। इस पर स्थानीय इकाई से सही उत्तर नहीं मिला है। चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोगों ने हर सकारात्मक मुद्दा गवा दिया और ये मान बैठे कि पीएम मोदी के दम पर सत्ता में वापसी कर लेंगे, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने 2 टूक कहा था कि सिर्फ मोदी के भरोसे चुनाव जीतने की ना सोचे। कर्नाटक की हार के साथ ही बीजेपी के मिशन दक्षिण की बुनियाद हिल गई है। देश की राजनीति में दक्षिण के 5 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हिस्सेदारी करीब 22 से 24% है। दक्षिण भारत में विधानसभा की करीब 900 और लोकसभा की 130 सीटें हैं। बीजेपी के पास अभी दक्षिण से 29 सांसद हैं और पार्टी ने इस बार 60 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, मगर इस रास्ते में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दक्षिण में कोई स्थानीय कद्दावर नेता ना होना। येदियुरप्पा के रूप में एकमात्र मजबूत नेता कर्नाटक में है, लेकिन वो भी सक्रिय सियासत से विदा हो चुके हैं। ऐसे में इस हार का ठीकरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी फोड़ा जा सकता है और भविष्य में उनकी मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी 2 चुनाव हार चुकी है, जिससे नड्डा सवालों से घिर गए हैं। सवाल तो आज खड़गे ने भी पीएम मोदी से पूछे हैं। आज पीएम मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। यह मेला देश भर के 45 जगहों पर लगाया गया। पीएम इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। पीएम ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद युवाओं को संबोधित किया, जिसको लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को घेर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम की तरफ से आज देश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित किया और उसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिया। जब देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, तब पीएम की तरफ से सिर्फ 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, जिसको लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले मोदी जी ने 9 साल में अब तक 18 करोड़ युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए। सरकारी महकमे में 30 लाख पद खाली हैं, पर आज सिर्फ 71,000 भर्ती पत्र बांटने का इवेंट बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी युवाओं से किए गए विश्वासघात का पुरजोर जवाब देगी। 2014 में देश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी को पीएम चुना था। उस वक्त पीएम ने भी बढ़ चढ़ कर वादे किए थे। उनमें से एक वादा हर साल 2 करोड़ नौकरियों का भी था, लेकिन पीएम मोदी का ये वादा भी बाकी वादों की तरह हवा हवाई हो गया और देश के युवाओं में अब पीएम मोदी को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसका जिक्र कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने ट्वीट में किया है। खड़गे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली हैं, लेकिन भर्ती पत्र बांटने को इवेंट बनाया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब तक 18 करोड़ युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर चुके हैं। खड़गे की इस ट्वीट पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है और कांग्रेस अध्यक्ष की आलोचना की है, जिससे साफ है कि बीजेपी को भी पता है कि सच क्या है। खड़गे के तंज से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है,
चिंता तो पहलवानों ने भी मोदी सरकार की बढ़ा रखी है। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 24वां दिन है। बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवानों ने आज राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और देश की सभी महिला मंत्रियों और सांसदों से भी समर्थन मांगा। तो वहीं जांच कमेटी के एक सदस्य ने बृजभूषण का बचाव किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पहलवानों के धरने का आज 24वां दिन है। आज पहलवानों के आह्वान पर देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रपति को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। सभी महिला मंत्रियों सांसदों को आज से पहलवान चिट्ठी भेजेंगे। वहीं आज महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही कमेटी को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। खबरों के मुताबिक पहलवानों का आरोप है कि कमेटी ने उनसे बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ के ऑडियो और वीडियो प्रूफ की मांग की है। कमेटी उन्हें सताने का काम कर रही है। कमेटी सदस्यों ने महिला पहलवानों को बताया कि बिना सबूत वो कुछ नहीं कर सकते, जिस पर पहलवानों ने कहा कि ऐसा होने पर कौन महिला यौन शोषण के समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएगी। जब आप कुछ ऐसा अनुभव करते हो तो सांस भी नहीं ले सकते। एक महिला पहलवान की माने तो कमेटी के एक सदस्य ने उनसे कहा है कि बृजभूषण सिंह उनके पिता के समान हैं और उन्होंने अपना ये व्यवहार मासूमियत में किया है, तुम इसे गलत तरीके से समझ रही हो। इससे साफ है कि जांच कमेटी बृजभूषण का बचाव कर रही है। आज पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी समेत 43 बीजेपी सांसदों को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। महिला पहलवानों ने बीजेपी की महिला सांसदों को लिखा है कि वो अपना समय निकालकर जंतर मंतर पर आएं और उन्हें रास्ता दिखाएं। विनेश ने कहा कि वो साथी पहलवानों के जरिए इस पत्र को उनके घरों तक पहुंचाएंगी। सोमवार को धरने में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे। वहीं पहलवानों ने सोमवार शाम कनॉट प्लेस में मार्च निकाला था और नारे लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की थी। पहलवानों के विरोध से बीजेपी मुश्किल में है। मुश्किल में तो लालू यादव भी नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद विपक्ष जोश में दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल अब पूरे जोश के साथ 2024 की रणनीति बनाने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही विपक्षी दलों की बैठक पटना में हो सकती है। विपक्ष मजबूत हो रहा है तो केंद्रीय जांच एजेंसियां उसे कमजोर करने में जुटी हैं। विपक्षी नेताओं पर बढ़ती छापेमारी इसका संकेत दे रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पूरे देश में सियासी हलचल मची हुई है। विपक्षी खेमा मजबूत दिखाई दे रहा है और विपक्षी खेमे की मजबूती का सबसे ज्यादा प्रयास बिहार में हो रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिछले एक महीने में आधा दर्जन राज्यों के नेताओं से मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यूपी में सपा चीफ अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की और अब पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक की तैयारी चल रही है। जेडीयू आरजेडी बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रही थी कि अचानक सीबीआई एक्टिव हो गई और जेडीयू सांसद विधायक के ठिकाने पर छापेमारी शुरू हो गई। ये छापे दिल्ली, बिहार और यूपी तक डाले गए। सीबीआई ने आरजेडी से राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता के साथ बिहार में आरजेडी विधायक किरण देवी के सरकारी आवास समेत आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर रेड मारी है। दावा किया जा रहा है कि रेलवे की जिस जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव समेत उनका पूरा परिवार उलझा हुआ है, उस मामले में अचानक सीबीआई फिर सक्रिय हुई है और इस बार आरजेडी प्रमुख के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है। सीबीआई की इस कोशिश को विपक्षी एकता की रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर आरजेडी की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो इस तरह की छापेमारी से डरने वाले नहीं हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात सवालों में बनी ईवीएम की। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर तमाम टीवी चैनलों की ओर से दावा किया जाने लगा कि अब विपक्ष ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा, बैलेट पेपर की मांग गायब हो जाएगी। लेकिन विपक्ष की ओर से साफ कर दिया गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत जनता की जीत है। लेकिन बात अगर ईवीएम की है तो हमारा रुख साफ है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता है, लेकिन जीत की खुशियां पूरा विपक्ष मना रहा है। विपक्ष इसे बीजेपी की हार प्रचारित कर रहा है और दावा कर रहा है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी समर्थक दावा कर रहे थे कि कर्नाटक चुनाव के बाद अब ईवीएम पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया कि ईवीएम पहले भी भरोसेमंद नहीं थी और आज भी भरोसेमंद नहीं है। उस पर जो सवाल पहले थे वो आज भी बने हुए हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बावजूद
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम पेपर मत पत्रों का उपयोग करके चुनाव कराने की वकालत करते रहे हैं और हम ऐसा करना जारी रखते हैं। हमें विश्वास है कि हम महाराष्ट्र में भी विजयी होंगे। हालांकि सच्चे लोकतंत्र के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए मतपत्रों का उपयोग महत्वपूर्ण है। राउत ने कहा कि हमें डर है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सच्ची निरंकुशता आएगी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में पहले से ही देरी होने के कारण सरकार चुनाव कराने में हिचकिचा रही है। अगर केंद्र सरकार इस तरह से चुनाव स्थगित करने पर अड़ी रहती है तो ये होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।